हेलो। नमस्कार साथियों, मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, 2 दिन पहले 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और जो बच्चे गंभीर थे उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तैयारी के लग गए थे जिनको बीएसटीसी का एग्ज़ाम देना था। और जो बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि हमारा तो रिजल्ट आएगा, हम तो रिजल्ट के बाद सोचेंगे कि बीएसटीसी की तैयारी करनी है या नहीं करनी। अभी बीएसटीसी के फॉर्म चल रहे हैं और जो बच्चे गंभीर धीर हैं उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। तो बच्चों, आपको पता है, जिनको नहीं पता है वो आप ध्यान से सुनोगे। यानी बीएसटीसी 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 यह एग्जाम होता है वो 12th लेवल पे होता है। कौन से लेवल पे होता है? 12th लेवल पे होता है। अगर मान लीजिए आपको 12वीं करते ही बीएसटीसी करनी है, फिर आपको टीचर बनना है, और वो भी कौन से ग्रेड का? 3rd ग्रेड का, यानी 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर और 5वीं तक का अगर अध्यापक बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए? 12वीं प्लस बीएसटीसी। यह लगभग सभी बच्चे जानते हैं। अब इस बीएसटीसी के लिए आपको क्या करना है? तो ये बीएसटीसी का एग्जाम होता है और ये एग्जाम होता है वो 150 प्रश्नों का होता है। कितने प्रश्नों का? 150 प्रश्नों का होता है। और प्रत्येक प्रश्न है वो कितने अंक का होता है? प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। अब इन 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आते हैं, वो किसके आते हैं? शिक्षण अभिरुचि बोल दो, शिक्षण अभिक्षमता बोल दो, या शिक्षण अभिवर्ती बोल दो। अभिवर्ती बोल दो। तीनों को समान तो नहीं कह सकते, तीनों समान तो नहीं कह सकते, लेकिन इनमें कुछ हद तक क्या है? सिमिलरिटी है, कुछ हद तक समरूपता है इन वर्डों में। शिक्षण अभिवर्ती बोल दो, शिक्षण अभिक्षमता बोल दो, शिक्षण अभिरुचि बोल दो। इनके कितने प्रश्न आते हैं? तो 50 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न साथियों कितने अंक का होता है? प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होता है। और 2 साल पहले इस जो बीएसटीसी का पैटर्न था वो किस प्रकार का था? यानी 2 साल पहले एग्जाम होता था, उसमें अगर मान लीजिए आप, यह कोई क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार क्या है? ऑप्शन है। अब मान लीजिए आपको पूरा कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर कौन सा आंसर होगा। मान लीजिए कंफर्म 1 नंबर होना था और आपने कर दिया 2 नंबर, तो यानी इनके आपको नंबर दे दिए जाते थे, भले आधा नंबर दो या 3 में से 1 नंबर दो, यानी कुछ ना कुछ दिया जाता था, कुछ ना कुछ दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि अगर मान लीजिए आपने गलत आंसर दे दिया तो पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाते थे, ऐसा नहीं होता था। तब नंबर बनाने क्या होते थे? आसान होते थे। 2-3 साल पहले नंबर बनाने क्या होते थे? आसान होते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा पैटर्न नहीं है। क्या वर्तमान में इस तरह का पैटर्न नहीं है? ये आप ध्यान में रखोगे तो आप कहोगे वर्तमान में फिर किस प्रकार का पैटर्न है? तो साथियों, वर्तमान में अगर मान लीजिए अगर 4 नंबर आंसर है, इसके अंदर 1 नंबर क्वेश्चन में अगर 4 नंबर उत्तर सही हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म 4 नंबर है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर इसमें से आपने 3 नंबर कर दिया, इसका मतलब आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको
अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरी है, अच्छे तरीके से, अच्छे सोच समझ के, अच्छे तर्क शक्ति से, अच्छे विचार विमर्श से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। किसके अंदर? बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। क्या इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो यह सब्जेक्ट है जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिवर्ती है, जिसको शिक्षण अभिक्षमता भी बोलते हैं। यानी तीनों है वो, इनमें कुछ समानता है, इसलिए किसी नाम से बोलो आप समझ जाना। अब अपन बात करते हैं कि शिक्षण अभिवर्ती। यानी यह किससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है? तो ये साथियों, चाहे आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दो, बीएसटीसी का एग्जाम दो, प्री पीटीटी का एग्जाम दो, लेक्चरर का एग्जाम दो, उसमें एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है मनोविज्ञान। क्या होता है? मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। अब मनोविज्ञान क्या होता है कि पहले तो आपको बच्चे का स्तर पता करना होगा कि बच्चा किस लेवल का है, बच्चा किस लेवल का है, किस माइंडेड का है, किस स्तर का है, किस प्रकार आपको तैयारी करवानी है, उसका लेवल पता करना होगा, जिसको अपन मेथड की भाषा में क्या बोलते हैं? निदान करना। क्या बोलेंगे? निदान करना। निदान करना यानी उनके कारणों का पता लगाएंगे कि बच्चे को क्या नहीं आता और नहीं आता तो क्यों नहीं आता, क्या नहीं आता और क्या नहीं आता तो क्यों नहीं आता, इनका पता हम कैसे लगाएंगे? निदानात्मक शिक्षण के द्वारा पता लगाते हैं। और फिर जब पता चल जाता है कि फला बच्चे की कमजोरी है, वो इस वे से है या इस तरीके से है या इस कंडीशन से है या फिर घर की कंडीशन है या फिर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, उसका पता करने के बाद यानी उसका आप क्या करोगे? उपचार करोगे। क्या करोगे? उपचार करोगे। तो शिक्षण मनोविज्ञान अपने को क्या सिखाता है कि बच्चे को किस प्रकार पढ़ाना है, बच्चे को किस प्रकार पढ़ाना है, यह कौन बताएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। और कितनी आवश्यकता में पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और कितने स्तर का नॉलेज देना है, यह सारी की सारी बातें हमें कौन बताता है? मनोविज्ञान बताता है। कौन बताता है? मनोविज्ञान बताता है। अब इसमें 2 लेवल के क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अभिरुचि में। 2 लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार? यानी एक क्वेश्चन आता है, एक मतलब एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं तथ्यात्मक, तथ्य, फैक्चुअल क्वेश्चन, और दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो अप्लाइड आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तथ्य से रिलेटेड तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए शिक्षण अभिरुचि के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग 15-20 क्वेश्चन है वो तथ्य रूप में होते हैं, और बाकी सारे जो क्वेश्चन होते हैं 30-35 वो किस लेवल के होते हैं? अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। अब आप अप्लाइड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? अगर मान लीजिए आपको तथ्य नहीं पता है, तथ्य का मतलब जैसे सीधे सीधे फैक्चुअल पूछ लिए कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, हमारा जिला कौन सा है, तो अपने को पता है यानी हमारा जिला है वो चूरू है। चूरू के अलावा कोई आंसर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। मान लीजिए आपको पूछ ले हमारे राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो आप अगर रट रखा है, आपको पता है कि जयपुर है, तो बता सकते हो। ऐसे थोड़ी है कि आप अप्लाइड कर दोगे कि नहीं पहले जयपुर थी फिर आदि जोधपुर है, ऐसा नहीं है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यानी अधिकतर क्वेश्चन है वो अप्लाइड पूछे जाते हैं, और यही जो मॉडरेट क्वेश्चनों का वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप ऐसे नहीं कि बीएसटीसी में ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण अभिरुचि में। मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो पीटीटी का एग्जाम हो,
चाहे वो 3rd ग्रेड का एग्जाम हो या 2nd ग्रेड का एग्जाम हो या फिर 1st ग्रेड के एग्जाम हो, तो उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अप्लाइड क्वेश्चन। अब आप कहोगे यानी तथ्य के और किस प्रकार के उदाहरण? जैसे यानी दो चर होते हैं विद्यालय के अंदर। अब वो 2 चर कौन कौन से होते हैं? एक होता है शिक्षक। 2 कंपोनेंट मुख्य होते हैं, एक शिक्षक होता है और दूसरा होता है विद्यार्थी या बालक। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें शिक्षक है वो स्वतंत्र चर है या फिर आश्रित चर है। पीछे इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बात करें टीचर लेवल के एग्जाम की तो उसमें भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो शिक्षक क्या है? एक स्वतंत्र चर है। क्या है? स्वतंत्र चर है। ऐसा थोड़ी है शिक्षक किसी पे आश्रित रहता है। विद्यालय के अंदर आया और वो कहेगा नहीं आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएंगे? बच्चे पढ़ाएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। तो शिक्षक क्या है? अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। लेकिन विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी आश्रित है। किस पे? टीचर पे आश्रित है। आश्रित का मतलब यानी वो टीचर पे डिपेंड करेगा कि वो बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देता है, किस लेवल की शिक्षा देता है, किस वे में शिक्षा देता है, किस एक्टिविटी में शिक्षा देता है। तो वो सारा का सारा डिपेंड किस पे करेगा? टीचर पे। इसलिए बच्चा किस पे आश्रित रहता है? शिक्षक पे आश्रित रहता है। बच्चा किस पे आश्रित रहता है? शिक्षक पे आश्रित रहता है। तो इसमें आपको समझना है, सारा समझ का खेल है। समझना है, तर्क वितर्क से क्वेश्चन को हल करना है, चिंतन शक्ति डेवलपमेंट करनी है। चिंतन डेवलपमेंट करना है। तथ्य पता हो तो चिंतन अपने आप ही हो जाता है। अगर तथ्य पता है आपको तो चिंतन अपने आप ही हो जाएगा। अब यह चीज क्या है? यह चीज रटने वाली चीज है। रटकर यह चीज सारी की सारी क्या है? रटने वाली चीज है। इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। तो यह रट लिया तो इस पे अप्लाइड करोगे, इस पे तर्क वितर्क करोगे, समझोगे, माइंड मैप बनाओगे तो क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा और बच्चा फिर अच्छे तरीके से समझ पाएगा। बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो आप कहोगे फिर अप्लाइड क्वेश्चन आते कैसे? अप्लाइड क्वेश्चन, मान लीजिए कोई बालक है, और वो स्कूल में आ रहा है लेकिन वो लेट आ रहा है। क्या आ रहा है? लेट आ रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि लेट आया और बच्चे को पकड़ा और पकड़ के आप धड़ाधड़ लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करोगे? यानी आपका फर्ज बनता है, अगर आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो, आइडियल टीचर हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सबसे पहले उसको पूछोगे कि बेटा लेट कैसे हुआ? बेटा लेट कैसे हुआ? क्या कारण है? अगर वो बच्चा डरता है, सहमता है, तो उसको आराम से किसी प्रकार का लालच देकर बुलाकर फिर उनसे पूछोगे, फिर वो रीजन बताएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे की ये समस्या है। फिर आप उस समस्या को दूर करने का प्रयास करोगे। और वो दूर कैसे करोगे? बच्चे के माता पिता से मिलकर। कैसे? बच्चे के माता पिता से मिलकर, बच्चे के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे मिलकर आप उनकी समस्या का क्या करोगे? उपचार करोगे। क्या करोगे? उपचार करोगे। अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि एक बच्चा है, वो रोज स्कूल नहीं आता, और मान लीजिए एक दिन स्कूल आया, और आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे? कैसा बिहेव करोगे? इस प्रकार के अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बच्चा है, वो डेली अपना होमवर्क नहीं करता, तो आप उसको किस प्रकार की सजा दोगे?
यानी अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तर्क वितर्क पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनकी संख्या होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अप्लाइड क्वेश्चनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और यही क्या है? शिक्षण अभिरुचि। क्या? यही क्या है? शिक्षण अभिरुचि है। अब इसमें पहला टॉपिक है हमारा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम। हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक रहेगा शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। अब शिक्षण यानी आप बीएसटीसी के कॉलेज में जाते हो, बीएड करते हो, उस कॉलेज में जाते हो तो वहां पे नाम लिखा होता है प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, इस तरह नाम लिखा होता है। इसका मतलब वहां पे आपको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसमें आपको ऐसे बताया जाएगा कि किस प्रकार बच्चों के साथ बिहेव करना है, किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, किस प्रकार बच्चों के साथ आप कम्युनिकेशन अच्छा संप्रेषण करके, अच्छा नेतृत्व करके, अच्छा संप्रेषण कौशल बढ़ाकर किस प्रकार बच्चों के साथ आप तालमेल बिठाकर आप बच्चों को क्या दोगे? शिक्षा दोगे। यह सारा का सारा कहाँ सिखाया जाता है? इस शिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले बीएसटीसी होती है, बीएसटीसी के बाद यानी 2 साल तक आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद जैसे ही रीट का एग्जाम होता है, अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं, और रीट के बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है और उसमें आप सफल हो जाते हो, फिर आप क्या बनते हो? टीचर बनते हो। और बीएसटीसी लेवल पे यानी 1 से लेकर 5वीं तक के अध्यापक बनाए जाते हैं। 1 से लेकर 5वीं तक अध्यापक बनाए जाते हैं। अब शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। क्या करवाना? टीचिंग। टीचिंग पढ़ाना। पढ़ाना। अधिगम यानी लर्निंग, सीखना। अब सीखना क्या होता है? शिक्षण का मतलब प्रशिक्षण देना, पढ़ाना। किस प्रकार बच्चों को पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, किस वे में पढ़ाओगे, ये सारा का सारा किस में आता है? टीचिंग में आता है। किस में आता है? टीचिंग में। और लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। अब बच्चा कैसे सीखता है? यानी जब से बच्चा जन्म लेता है, यानी माँ की कोख से बच्चा जब है माँ की कोख से जन्म लेता है, मृत्यु से तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। आजीवन है कुछ सीखता रहता है। यह जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रणाली है। कौन सी? अधिगम। अधिगम क्या है? जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। यानी बच्चा जब माँ की कोख से जन्म लेता है और मृत्यु से या तक, यानी जब आजीवन वो जब तक जीवित रहता है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ, सबसे पहले वो रोता है, रोने के बाद फिर वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है। जब वो 1-2 महीने का होता है तब आप उनके साथ बातें करते हो, अंगुली से पगथली के अंदर आप उसको गदगदाई बोलते हैं, वो करते हो, या फिर हाथ की उंगलियां पकड़ते हो। तो बच्चा क्या करता है? यानी आपको देखकर मुस्कुराता है। क्या करता है? आपको देखकर मुस्कुराता है। धीरे धीरे जब बच्चा 2-3 महीने का हो जाता है तब यह समझना शुरू कर देता है कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप उनको डांट रहे हो या प्यार कर रहे हो या लाड कर रहे हो। वो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है? आपके चेहरे के हाव भाव से ही पता लगा लेता है कि पापा मम्मी हमारे साथ किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं। और जैसे जैसे फिर उसकी उम्र बढ़ती है, यानी आप जैसे उसका नाम पुकारोगे, काला धोड़ा दो जो भी है, तो यानी जिस प्रकार उसका नाम लोगे वो बच्चा तुरंत उसी दिशा में देखता है। क्या? तुरंत उसी दिशा में देखता है। धीरे धीरे फिर बच्चे के किसका विकास होता है? यानी पूरी
हथेली का, पूरी हथेली का। तो बच्चे का विकास कैसे चलता है? यानी केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, और सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर विकास के क्रम। यानी ये सूत्र है कि बच्चा केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र यानी नाभि, नाभि से परिधि की ओर किसका विकास होता है? बच्चे का विकास होता है। सिर से पैर यानी सिर से पैर तक पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे सिर के बाद अपना जो मस्तिष्क है वो डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे कान नाक बनते हैं, फिर गर्दन, फिर इस प्रकार धड़, इस प्रकार अलग अलग वे में, यानी सिर से पैर तक धीरे धीरे विकास होता जाता है किसका? बच्चे का। तो यानी ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? अधिगम। अधिगम क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में डालते हैं, पढ़ना सीखता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होकर किसी भी व्यवसाय या बिजनेस के अंदर जाता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे क्या करता है? यानी अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करता जाता है और कुछ न कुछ सीखता जाता है। और यह सीखना उसका निरंतर चलता रहता है, और वो कब तक जारी रहता है? जब तक वो जीवित रहता है तब तक जारी रहता है। तो शिक्षण अधिगम यानी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शिक्षा दी जाती है। और कैसे बच्चे को सिखाया जाएगा, किस प्रकार बच्चा गलती करके सीखता है। एक सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्कुल साधारण सिंपल शब्दों में समझें। मान लीजिए कोई बच्चा है, जब आप फर्स्ट बार उसको क्या सिखाते हो, तो पहले आप ऐसे करते हो, फिर बच्चे को कहते हो ऐसे करो, फिर बच्चा ऐसे गोलाई में करता है, फिर आप कहते हो बच्चे को ऐसे ऊपर ले जाओ, फिर ऐसे करवाते हो। यानी धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, पहले वो गलती भी करेगा। क्या करेगा? पहले गलती करेगा, क्योंकि गलतियां करना भी मनुष्य का स्वभाव है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलती नहीं करता, कोई व्यक्ति अगर जिंदगी में किसी ने गलती नहीं की, इसका मतलब उन्होंने कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया, या तो फिर वो भगवान है, या फिर उन्होंने कभी सीखने का प्रयास ही नहीं किया। अगर किसी ने जीवन में गलती नहीं की, तो बच्चा यानी प्रयास करता है, और प्रयास करने के दौरान उसमें त्रुटि भी होती है, गलतियां भी होती है, और उस गलतियों से ही फिर वो पूर्ण तरीके से क्या लिखना सीख जाता है। और धीरे धीरे वो और ज़्यादा प्रयास करता है, तो उसके जो अक्षरों की बनावट है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये किससे होता है? यानी वो क्या करता है? बार बार प्रयास करता है। क्या करता है? बार बार प्रयास करेगा, और प्रयास करने के दौरान उसमें बहुत सारी गलतियां भी होगी। क्या? गलतियां भी होगी। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि वो ऐसी कोई कुएं वाली कहावत है ना, उसको क्या बोलते हैं? करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। यानी जब बार बार कुएं से पानी निकाला जाता है, तो उस पत्थर पे ही एक रस्सी के द्वारा निशान बना दिया जाता है। यानी रस्सी क्या होती है? कोमल होती है, किसके बजाय? पत्थर के बजाय। और फिर भी बार बार प्रयास से उस रस्सी से अगर पत्थर पर निशान बन जाते हैं, तो यह क्या चीज है? यानी आप बार बार प्रयास करोगे तो कुछ भी चीज हासिल करना असंभव नहीं है। क्या? कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन के अंदर प्रयास करते रहिए, नियमबद्ध तरीके से प्रयास करते रहिए। जो आपने सोचा है वो जरूर मिलेगा। क्या? जो आपने सोचा है वो जरूर मिलेगा। आप धीरे धीरे क्या करते रहिए? प्रयास करते रहिए, क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। एक दिन में कोई महान नहीं बना। क्या? एक दिन में कोई महान नहीं बना। और इब्राहिम लिंकन वाली बात सुनी होगी, यानी बहुत बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो हार गए, और लास्ट में
राष्ट्रपति बने और आज उनका नाम है बड़े शौक शान से लिया जाता है, इब्राहिम लिंकन का। तो आप जीवन में प्रयास करते रहिए, अथक प्रयास करते रहिए, तो जीवन में जो आपने सोचा है वो क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। और जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, यह जीवन का भाग है। समस्याओं का आना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं से डटकर मुकाबला करना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये आपने सुना होगा। तो आप क्या करते रहिए, प्रयास करते रहिए। और अपने को फिलहाल प्रयास किस पे करना है? शिक्षण अभिरुचियों पे प्रयास करना है। और इनसे अपन को क्या मिलने वाले हैं? 150 नंबर मिलने वाले हैं। क्या? 150 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप अपने दिमाग का डेवलप करिए कि किस प्रकार सोचन शक्ति को विकसित करके अपन इन पूरे पार्ट में से पूरे नंबर ला सके। तो आपके अंदर क्या करना है? आपको क्या करना है? प्रयास करना है। और प्रयास करने के लिए आपको क्या रहना है? हमेशा तत्पर रहना है। क्या रहना है? हमेशा तत्पर रहना है। और आपने तत्परता का सिद्धांत तो सुना होगा, नहीं सुना है तो फिर सुन लेना। तत्परता, अगर किसी बालक में तत्परता है सीखने की, तो उसको बड़े आसानी से सिखाया जा सकता है। क्या? उसको बड़े आसानी से सिखाया जा सकता है। और अगर तत्परता ही नहीं है, निरस बैठा है, बिल्कुल निठल्ला बैठा है, और फिर आप उसको प्रयास करवाओगे कि नहीं आपको सीखना है, तो क्या वो सीख पाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं सीखेगा। क्या? बिल्कुल नहीं सीखेगा। आप घोड़े को खेल तक ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। क्या? लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्यास नहीं है, उसमें तत्परता नहीं है। जब तक आप में तत्परता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो मेरा तो कुल 10% प्रयास रहेगा, बाकी 90% प्रयास आपका रहने वाला है। क्या? 90% प्रयास आपका रहने वाला है। और इस 10% को 90% में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास आपका रहेगा। क्या? आपका रहेगा। और हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो है नेतृत्व है। कौन सा टॉपिक है? नेतृत्व है। दूसरा टॉपिक है हमारा नेतृत्व है, लीडरशिप। अब नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व यानी किसी चीज का नेतृत्व करना, किसी चीज का या समूह का नेतृत्व करना। अब आप समझोगे कैसे कि नेतृत्व होता क्या है, लीडरशिप होती क्या है? तो आपने नाम सुना होगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यह किसका नेता होता है? गांव में नेता से सिर्फ मतलब लगाते हैं कि सिर्फ इसका काम होता है वोट मांगना, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ वोट मांगना। ये लोगों की क्या है? धारणा। लेकिन नेता वोट मांगने वाला ही नेता नहीं होता। क्या? वोट मांगने वाला ही नेता नहीं होता। नेता हर फील्ड के अंदर होता है, हर घर में होता है। अपने घर में अपने माँ बाप नेता हैं, अपने दादा दादी नेता हैं। वैसे स्कूल में कौन होता है? हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है। उसके नीचे क्या होते हैं? टीचर होते हैं। और क्लास का टीचर यानी जो क्लास टीचर होता है वो उस क्लास का नेता होता है, वो उसे क्लास का नेता होता है। और फिर क्लास के अंदर अगर मान लीजिए टीचर किसी दिन नहीं आया, कोई कारणवश काम चला गया, या फिर टीचर का फोन आ गया। क्या? आजकल तो फोन है, वो अभी फिलहाल 5-10 दिन पहले भजनलाल जी का ऑर्डर था कि जो टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो भी पढ़ाते हैं, उनको फोन अलाउ नहीं किया जाएगा। स्कूल टाइम में फोन अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर किसी कारणवश फोन ले जाया भी गया है तो वो किसको जमा करवाना पड़ेगा? हेडमास्टर या प्रिंसिपल को जमा करवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए फोन आ गया, और फोन आते ही आप क्या जाओगे? बाहर जाओगे। फिर पीछे से बच्चे क्या करेंगे? आवाज करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? आवाज करेंगे। फिर उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप क्या बनाओगे? मॉनिटर बनाते हो क्लास में, मॉनिटर। ये तो आप में से कोई बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉनिटर बने होंगे। क्या?
मॉनिटर बने होंगे। मॉनिटर यानी ये भी क्लास का क्या होता है, नेता होता है। क्या, क्लास का नेता होता है। अब टीचर की अनुपस्थिति में पूरी क्लास की डिसिप्लिन बनाना किसका काम होता है, इस मॉनिटर का काम होता है। इस मॉनिटर का काम होता है क्लास में किस प्रकार डिसिप्लिन बनाना है। और इन पूरी क्लास पे नेता कौन होता है, टीचर। और फिर उन क्लास के और टीचरों पे फिर नेता कौन होता है, एचएम। एचएम होता है। उसी प्रकार एमएलए होता है, वो किसी एक इलाके का या क्षेत्र का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसी एक इलाके या क्षेत्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। उस क्षेत्र के लोगों की समस्या या बात को कहां, असेंबली तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इस एमएलए का होता है। तो उस क्षेत्र का नेता कौन हुआ, एमएलए। और स्कूल का, पूरे स्कूल का नेता कौन होता है, एचएम। कौन होता है, एचएम। और क्लास का नेता कौन होता है, टीचर होता है। आप किस प्रकार बच्चों में नेतृत्व के गुण विकसित करोगे। अगर मान लीजिए आप आइडियल हो, आप समय पे स्कूल आते हो, अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते हो, संप्रेषण करते हो, बातचीत करते हो, अच्छे वे में पढ़ाते हो, अच्छा क्रियाकलाप करवाते हो, तो बच्चा का क्या कहेगा, मैंने तो भी फलानी मास्टर की तरह बनना है। क्या, मैंने तो भी फलानी मास्टर की तरह बनना है, मैंने तो भी फलानी मास्टरनी की तरह बनना है। ये कद करेगा जब थारा में क्या होगा, अच्छा गुण होगा। क्या होगा, जब थारा में अच्छा गुण होगा, जब अपना आप ही बच्चा क्या करेगा, थारा पीछे पीछे क्या करेगा, थारी जितनी भी बातें हैं, थारा जितना भी नियम कानून कायदा है, बांगो क्या करेगा, अनुसरण करेगा। और ए कद करेगा जब थे आदर्श होगा। क्या होगा, जब थे बना आदर्श लागोगा तो बच्चा थारो क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में गए और स्कूल में जाते ही मिराज ली और ऐसे हथेली पर रखी मारी, दो था फिर ऐसे दाब लिया, और किसी बच्चे ने देख लिया तो वह फिर घर पे जाएगा और जाते ही क्या करेगा कि मुझे तो वो लेके आना, और फिर ऐसे ही हथेली पे रखता है, ऐसे थापी मारता है, ऐसे डालता है। और फिर उसको घर वाले माता पिता कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो बुरी चीज है। तो फिर बच्चा क्या कहता है, नहीं हमारे टीचर ऐसे करते हैं, हमारे तो टीचर ऐसे करते हैं, हमें तो टीचर जैसा बनना है। तो ऐसा आप नहीं करोगे। आदर्श अध्यापक या अध्यापिका की ऐसी शैली नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़े। तो आप में अच्छे गुण होने चाहिए, आइडियल टीचर के गुण होने चाहिए, तब आप अच्छा नेतृत्व कर पाओगे। और अगर अच्छा नेतृत्व कर पाओगे तो आप अच्छे शिक्षक कहलाओगे, और अच्छे शिक्षक कहलाओगे तो बच्चों को भी अच्छे आदर्श वाले गुण दोगे। यह किसमें होता है, नेतृत्व के गुण होते हैं। क्या होते हैं, नेतृत्व के गुण। अब तीसरा टॉपिक रहेगा अपना सृजनात्मकता। तीसरा टॉपिक अपना क्या रहेगा, सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी। अब सृजनात्मकता यह हमारा सिलेबस का तीसरा टॉपिक है। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ नया करना। अब कुछ नया करना मतलब यानी वही सिद्धांत पहले प्रयास करेगा, फिर त्रुटि करेगा, त्रुटि के दौरान नई चीजें भी बनाएगा। बच्चे का दिमाग को ऐसे डेवलप करो जो सब तरीके से वो उसका विकास हो सके, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो। यानी बच्चे का विकास आप क्या करोगे, सर्वांगीण विकास करोगे। और वो सर्वांगीण विकास किससे होगा, सृजनात्मकता से। और सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, कुछ नया करना। नया, आपने बचपन में चंपल के जो तलवे होते हैं, स्लीपर चंपल के, जिसको बाटा चंपल बोलते हैं, उनके टायर निकाले होंगे आपने। क्या किए होंगे, टायर निकाले होंगे, ब्लेड से आप टायर निकालते थे और फिर गाड़ी बनाते थे। क्या बनाते थे, गाड़ी बनाते थे, और फिर आगे रस्सी बांधकर उस गाड़ी को चलाते थे। क्या करते थे, यानी इस प्रकार पहिया निकालकर आप क्या करते थे, गाड़ी बनाते थे।
और फिर उसका एक धागा बांधकर क्या करते थे, उस गाड़ी को चलाते थे। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। क्या सृजनात्मकता है। और कई बच्चे हैं मेले में जाते हैं, खिलौने लेकर आते हैं, फिर उसको तोड़ मरोड़ करते हैं, फिर उससे नया ही कुछ आविष्कार करते हैं। तो वो क्या है, कुछ नया सीखना। क्या कुछ नया सीखना। अगर आप आदर्श अध्यापक हो तो उसमें बच्चे में क्या करनी पड़ेगी, आपको सृजनात्मकता विकसित करनी पड़ेगी कि किस प्रकार बच्चा आगे बढ़कर किस फील्ड के अंदर जा सकता है, बच्चा किस फील्ड में काम कर सकता है। जैसे किसी बच्चे की रुचि है वो संगीत में है, किसी बच्चे की रुचि खेल के अंदर है, किसी बच्चे की रुचि सामाजिक भावना के अंदर है, किसी बच्चे की रुचि है वो शिक्षा में जाने की है। तो यानी अलग अलग बच्चे में अलग अलग विशेषता होती है। बच्चा अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। बच्चा हो या बड़ा, अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। आपको उन यूनिकता का पहचान करनी है और फिर उसी यूनिकता के आधार पे आपको उसी प्रकार उसको क्या करनी है, शिक्षा देनी है। क्या उसी प्रकार की क्या देनी है, आपको शिक्षा देनी है। तो कुछ नया करना, सृजनात्मकता सिखाई जाती है। कौन से टॉपिक के अंदर, सृजनात्मकता में। और इसके अंदर बच्चा क्या करता है, बिल्कुल नकल करता है। जैसा आप करोगे वैसा ही क्या करता है, बच्चा करता है। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा हटकर कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ नया करने की क्या है, क्षमता है। कुछ है नया करने की क्या है, उसमें क्षमता है, एबिलिटी है। तो ये किस में आता है, सृजनात्मकता में और क्रिएटिविटी में आता है। और चौथा अपना टॉपिक रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चौथा हमारा सिलेबस का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एवं कंप्रिहेंसिव एवल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत मतलब कंटिन्यू, व्यापक यानी विस्तृत रूप से, मूल्यांकन यानी बच्चे का मूल्यांकन करना, बच्चे का पता लगाना कि बच्चे ने क्या सीखा है, पूरे साल भर के दौरान क्या सीखा है, बच्चे ने कुछ नया सीखा है। इनका सतत रूप से मूल्यांकन करना। और वो मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक ऐसे और दूसरा एफए। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इनके कितने कितने प्रकार हैं, कितने कितने टेस्ट होते हैं। वो क्वेश्चन पिछली बार बीएसटीसी के अंदर पूछा जा चुका है, तो इनका भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर। यानी बच्चा पूरे साल भर के अंदर क्या सीखता है, क्या सीखा है, क्या कमजोरियां रही। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों का किताबी ज्ञान का जांच करेंगे, ऐसा नहीं। बच्चे के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे की पूरी साल भर की क्या एक्टिविटी रही, क्या गतिविधियां रही। शैक्षिक की नहीं, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियों का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसके अंदर है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक। सह शैक्षिक का मतलब संपूर्ण गतिविधियों का पता करेंगे। और इन्हीं के आधार पे आप क्या करोगे, बच्चे का मूल्यांकन करोगे। क्या करोगे, बच्चे का मूल्यांकन करोगे। किसके आधार पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। इसके अंदर जैसे अपन टेस्ट होते थे, प्रथम परख, अपन देसी भाषा में क्या बोलते थे, प्रथम परख, द्वितीय परख। यानी जिनको आज जो मॉडर्न आप जैसे मॉडरेट बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, प्रथम टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, अनुअल एग्जाम, इस तरह के बोलते हैं। पहले बोलते थे हमारे तो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, हमारी तो वार्षिक परीक्षा चल रही है। यानी ये सारे के सारे टेस्ट हैं। और उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, उन सारी परीक्षाओं का एक साथ लास्ट के अंदर मूल्यांकन किया जाता है। और ये टेस्ट है, इनका समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे की किस प्रकार प्रोग्रेस चल रही है। क्या बच्चे की किस प्रकार प्रोग्रेस चल रही है, यह किसके अंतर्गत आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अपना अगला पांचवा टॉपिक रहेगा और वो अपने सिलेबस का टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब आपस में कम्युनिकेशन कैसे करोगे बच्चों के साथ।
किस प्रकार अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करोगे, संप्रेषण करोगे, बोलोगे, कैसे बोलोगे, किस प्रकार बोलोगे, किस वे में बोलोगे, वो सारा का सारा पता होना चाहिए। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा 5वां संप्रेषण। हमारे सिलेबस का टॉपिक है संप्रेषण। और संप्रेषण लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, और लिखित, मौखिक और मौन यानी जिनका हाव भाव से पता लगाना। लिखित यानी आप लिखकर बच्चे के अंदर संप्रेषण कर रहे हो, इधर से बच्चा लिख रहा है, इधर से आप लिख रहे हो, इधर से आप कोई प्रश्न कर रहे हो, इधर से बच्चा लिखकर उसका जवाब दे रहा है। जैसे आप बच्चों को टेस्ट के अंदर प्रश्न डालते हो, उसके बाद बच्चा उत्तर लिखता है, यानी लिखित उसमें कैसा प्रकार का संप्रेषण हो रहा है, लिखित। और मौखिक यानी किस प्रकार आपका बोलने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है, रहने सहने का ढंग क्या है, किस प्रकार आप बच्चे में सोच विकसित करोगे, किस प्रकार बच्चे के साथ बिहेव करोगे, यानी आपके बोलने चलने का तरीका क्या है, वो सारा का सारा किस में आता है, संप्रेषण में आता है। बोलने का तरीका। और मौन के अंदर क्या आता है, यानी आप हाव भाव से, जैसे मान लीजिए कोई गूंगा बच्चा है, उसको हाव भाव से समझाना। क्या हाव भाव से समझाना, यह भी एक प्रकार का क्या है, संप्रेषण। तो बोलने का तरीका ऐसे नहीं, पहले जो हम पढ़ते थे उस टाइम हमारे एक टीचर हुआ करते थे, और वो क्या करते थे, यानी जैसे ही स्कूल लगने का टाइम था 10 बजे का, और वो आते थे लगभग 11 बजे तक। और फिर जैसे ही वो टीचर दिखता था कि वो अध्यापक आ रहा है, तो बच्चों में उस अध्यापक के प्रति इतनी सहानुभूति, इतना प्रेम भाव कि हम उनके सामने दौड़े चले जाते थे। और बच्चा आपस में झगड़ते थे कि वो कहता मैं चाबी लेकर ऑफिस खोलूंगा, और वो कहता था मैं चाबी लेकर ऑफिस खोलूंगा। जैसे ही ऑफिस खुला तो टीचर ने बच्चों को रटा रखा था कि आपको क्या क्या करना है। जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो उसमें झाड़ू निकालनी है, क्या झाड़ू निकालनी है, झाड़ू निकालने के बाद कुंड से मटके भरने हैं, और मटके भरने के बाद, यानी उस टाइम टीचर है वो एक तांबे का लोटा रखते थे, हमारे वाले टीचर एक तांबे का लोटा रखते थे, और वो उस तांबे के कलश के अंदर पानी भरवाकर अपनी मेज पे रख लेते थे, और फिर कुर्सी पर बैठकर आगे मेज लगा लेते, और मेज पे पैर रखकर बच्चों से क्या करते थे, पैर दबाते थे। हमारे इस प्रकार के एक टीचर हुआ करते थे। अब यह नहीं कि आप भी उस टीचर की तरह ही बिहेव करने लग जाओ, कि आए और मान लीजिए शनिवार को खेल हुआ और आपने खेल करवा दी, उस बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। सोमवार मंगलवार को आए, खिचड़ी दलिया खाया, दाल रोटी खाई, आराम से कुर्सी पे बैठ के चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यानी आप आते हो स्कूल के अंदर तो बच्चे के साथ अच्छा संप्रेषण बनाइए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि बच्चा बोलने से कतराए नहीं। जब बच्चा आपसे अपनी समस्या बताए तो उसके मन में भय नहीं हो, उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं हो। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए आपका, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा संप्रेषण होना चाहिए कि आपके बोलने मात्र से ही उस बच्चे पे प्रभाव आ जाए, आपके बोलने मात्र से ही बच्चे के ऊपर चेहरे पे प्रभाव आ जाए कि वाह क्या टीचर है, क्या मैम है। इस प्रकार का संप्रेषण होना चाहिए बच्चे के साथ, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और अच्छा कम्युनिकेशन कर पाने से ही बच्चा अच्छी शिक्षा सीख पाता है, अच्छे क्रियाकलाप, अच्छी क्रिएटिविटी कर पाता है, अच्छा नेतृत्व का विकास होता है, अच्छा व्यवसायिक गुण आते हैं, अच्छे सामाजिक गुण आते हैं। वो कैसे आएंगे, यानी आप बच्चे के सामने किस प्रकार के बोलने का ढंग प्रस्तुत कर रहे हो, किस प्रकार बोलते हो, यानी ये टीचर पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा हमारा व्यवसायिक अभिवृत्ति। व्यवसायिक अभिवृत्ति
और व्यवसायिक अभिवृत्ति में क्या होता है, यानी आप टीचर बने हो तो आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। तो फिर यानी आपको पता है साथियों, समाज के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ टीचर की। किसकी इज्जत है? सिर्फ और सिर्फ टीचर की। आप किसी की शादी में जाते हो, आप गांव में, मान लीजिए जिस गांव में आपकी पोस्टिंग है, जिस गांव में पढ़ा रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ा रहे हो, जिस स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो, आप उसी गांव के अंदर अगर किसी की शादी है, आप उस शादी विवाह में जा रहे हो, तो बच्चे आपको देखते ही कोई पैर छुएगा, कोई नमस्कार करेगा, कोई गुरुदेव बोलेगा, कोई सर बोलेगा, यानी अपने अपने हिसाब से। यानी सबसे ज्यादा अगर इज्जत होती है तो वो किसकी होती है? टीचर की होती है। किसकी होती है? टीचर की होती है। तो इसलिए आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, यानी आप इस प्रकार का व्यक्तित्व विकसित करें कि मेरा बच्चा है वो सबसे आगे जाए, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सबसे आगे निकले, और मेरे बच्चे के अंदर इस प्रकार का व्यक्तित्व हो कि वो जहां भी खड़ा हो तो ऐसा प्राउड फील होना चाहिए कि ये फलाने टीचर से पढ़ा हुआ बच्चा है, फलानी मैम से पढ़ा हुआ बच्चा है। इस प्रकार की फीलिंग आनी चाहिए अपने व्यवसाय के अंदर। तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। कई बार नहीं लगते हैं तब तक तो ऐसे करते हैं कि अगर मैं लग जाऊं ना तो पता नहीं उस स्कूल का कैसा कैसा विकास कर दूं, लेकिन जैसे ही उसकी पोस्टिंग आती है फिर वही निठल्ले आए, कई बार तो बिना मुंह धोए आ जाते हैं, और मिराज है, खन्नी है, दिलबाग है, खाकर इधर उधर दीवारों पर थूकते हैं, फिर जैसे ही टाइम हुआ चले जाते हैं, फिर सवेरे उसी तरीके से आ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या? इस प्रकार का व्यवसाय आपको नहीं करना है। आप अगर आपने, भगवान ने आपको टीचर बनने का मौका दिया है तो आप बच्चों के अंदर अच्छा व्यक्तित्व विकसित करोगे। क्या? अच्छा व्यक्तित्व विकसित करोगे। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा सामाजिक संवेदनशीलता। कौन सा टॉपिक रहेगा? सामाजिक संवेदनशीलता। और सामाजिक संवेदनशीलता के अंदर समाज की बातें सिखाई जाएगी। सामाजिक संवेदनशीलता यानी समाज के अंदर आप किस प्रकार का मैसेज दोगे बच्चों के माध्यम से। आपको पता है बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है परिवार, उसका परिवार। पहली पाठशाला होती है उसका परिवार। और बच्चा माँ बाप से सीखता है, वही व्यवहार करता है। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप किसी प्रकार की कुछ गलतियां कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, घर के अंदर क्लेश कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी ऐसा ही आक्रामक उग्र हो जाता है। तो बच्चों के सामने कृपया करके ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर से जो माँ बाप मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है। और परिवार में जो बच्चा सीखता है उस प्रकार के संस्कार वो कहीं नहीं सीख पाता। यानी सबसे ज्यादा अगर संस्कार बच्चे में आते हैं तो वो किसके आते हैं? परिवार के आते हैं, माँ बाप के आते हैं, दादा दादी के आते हैं। तो अच्छे संस्कार होने चाहिए। और टीचर का भी यह दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार विकसित करें, अच्छे सामाजिक गुण विकसित करें, कि किस प्रकार समाज की देखरेख करनी है आगे बढ़कर, किस प्रकार आप बड़े हो गए तो समाज के अंदर अच्छा मैसेज दोगे। ये सारी की सारी चीजें हैं वो किसमें सिखाई जाएंगी? सामाजिक संवेदनशीलता के अंदर सिखाई जाएंगी। और आप भी अगर टीचर बनोगे तो आपका दायित्व क्या होना चाहिए? अच्छे से अच्छे सामाजिक गुण विकसित करोगे बच्चों के अंदर। क्या करोगे? अच्छे से अच्छे सामाजिक गुण विकसित करोगे। तो ये हमारे टॉपिक हैं
जिसमें पहला टॉपिक था हमारा शिक्षण अधिगम। क्या था? शिक्षण अधिगम। उसके बाद नेतृत्व, उसके बाद सृजनात्मकता, उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद व्यवसायिक अभिवृद्धि, संप्रेषण, सामाजिक संवेदनशीलता। यह 7 हमारे टॉपिक हैं। इनकी टॉपिक वाइज चर्चा हम करेंगे। और उससे पहले यानी आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपके माइंड मैप में छप जाना चाहिए कि हमारे जो शिक्षण अभिरुचि है उसके अंदर किस किस प्रकार के टॉपिक है, आपको किस प्रकार पढ़ना है और कौन से टॉपिक में आपको किस प्रकार की मानसिकता, तर्क शक्ति विकसित करनी है, ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। क्या? ताकि अपना प्रश्न गलत ना हो। तो यानी आपका प्रयास रहना चाहिए और मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन उसके साथ यानी मेरा तो योगदान सिर्फ और सिर्फ 10% रहेगा, उसके साथ 90% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो कल अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे शिक्षण अधिगम। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? शिक्षण अधिगम। तो मिलेंगे साथियों एक नए टॉपिक के साथ, शिक्षण अधिगम। तो तैयार रहिए शिक्षण अधिगम के साथ। जय हिंद, जय भारत।